किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख सुर्खियों पर। नकली खाद की रोकथाम के लिए कृषि विभाग ने जारी की बुकलेट। विदेशों में बढ़ रही देसी गायों की मांग और कड़ाके की ठंड से होगा रबी की फसल को फायदा। अब कृषि समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों करनाल के गांव गड़ी गुजरान में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को पशुओं की मुख्य बीमारियों के लक्षण और उनकी रोकथाम, दूध से बनने वाले उत्पाद और चारे के उत्पादन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि दूध निकालने के बाद पशु को कम से कम आधा घंटा खड़ा रखें, क्योंकि इस दौरान थन का द्वार खुला होता है और कीटाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसकी वजह से पशु को थनैला रोग हो सकता है। रबी की फसल में खाद के इस्तेमाल के समय नकली और मिलावटी खाद से किसानों को बचाने और इसे बनाने तथा बेचने वाली कंपनियों से निपटने के लिए कृषि विभाग ने तैयारी कर ली है। विभाग ने नकली खादों की पहचान के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक बुकलेट जारी की है। इसकी मदद से किसान नकली और मिलावटी खाद की जांच स्वयं कर सकेंगे। इसके साथ ही यदि किसान नकली रासायनिक उर्वरक या खाद किसानों को मिलता है तो वे इसकी जानकारी उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी और कृषि निदेशक को दे सकते हैं। भारत की देसी गायों का दूध विदेशी गायों के दूध से ज्यादा बेहतर है। इसकी स्वास्थ्य संबंधी खूबियों के चलते ही जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों में भारत की देसी गायों की मांग बढ़ती जा रही है। देसी नस्ल की गायों से मिलने वाले दूध में प्रोटीन प्राकृतिक रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि विदेशी गायों में इसकी मात्रा कम है। इस प्रकार के दूध से कई प्रकार की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। साथ ही ये मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जो कि विदेशी नस्ल की गायों के दूध में नहीं मिलती। देसी गायों की इन्हीं खूबियों के चलते विदेशों में इनकी मांग बढ़ती जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन भले ही परेशान हो, लेकिन रबी की फसल को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। नए साल की शुरुआत में मौसम में आए बदलाव से सुबह और शाम को ओस गिरने से सर्दी बढ़ गई है और इस सर्दी में यही ओस की बूंदें रबी की फसलों के लिए काफी लाभदायक है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर-दिसंबर में हल्की सर्दी से फसलों में कीट, इल्ली का खतरा पैदा होना शुरू हो गया था। इससे फसल की वृद्धि प्रभावित होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी ठंड से फसलों को लाभ मिलेगा। पारा गिरने से फसलों में लगे कीड़े नष्ट होंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। देश के कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से ज्वार की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। ज्वार की इस प्रजाति से एक ओर जहां जैविक ईंधन बनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर इसके मीठे तने को पौष्टिक चारे के रूप में मवेशियों को खिलाया जा सकेगा। साथ ही वर्तमान में तैयार बीज को और विकसित करके हाइब्रिड बनाया जाएगा। हैदराबाद के इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इरिट्रोपिंग ने राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से प्राइमरी ट्रायल में ज्वार की ऐसी प्रजाति विकसित की है जिससे जैविक ईंधन बनाया जा सके और इससे किसानों को मुनाफा भी मिल सके। उन्नत कृषि तकनीक पर आधारित इस प्रजाति का ट्रायल मालवा क्षेत्र में किया गया। इस प्रजाति के विकसित होने से किसान अब हाईटेक ज्वार उगाएंगे। और अब किसान भाइयों, बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, इन दिनों गेहूं के खेतों पर अधिक देखरेख की जरूरत है। 20 दिनों के अंतराल पर खेतों की लगातार सिंचाई करते रहें। सर्दी में गेहूं की फसल में अनावृत कंडुआ बीमारी की संभावना रहती है, इसीलिए इस बीमारी की चपेट में आई बालियों वाले पौधों को जड़ से उखाड़ दें। चने और मटर के खेतों में फूल आने से पहले सिंचाई करें। सरसों के खेतों में निराई गुड़ाई कर खरपतवार पर नियंत्रण रखें। मे पेडेंट बग, चेपा और सफेद रतुआ रोग की देखरेख लगातार करते रहें। प्रकोप अधिक दिखने पर कार्बिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इन दिनों तैयार खेतों में प्याज की छोटी क्यारियों में रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 हफ्ते से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। प्याज की फसल में हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, इसीलिए 10 से 12 दिन के अंतराल पर जरूरत के मुताबिक सिंचाई करें। इन दिनों हवा में अधिक नमी से आलू और मटर में अगेती झुलसा रोग आने की संभावना है, इसीलिए फसल की नियमित देखभाल करते रहें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की देखरेख इस समय जरूरी है। इस हफ्ते सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालें। खेतों में सिंचाई और उर्वरकों का बुरकाव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में धान 1350 रुपए प्रति कुंटल, फैजाबाद में 1470 रुपए, गोंडा में 1470 रुपए और शाहजहांपुर में 1350 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा।
चावल फैजाबाद में 2,200 रुपए, गोंडा में 2,050 रुपए और शाहजहांपुर में 2,370 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1,875 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,825 रुपए, गोंडा में 1,830 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1,875 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर लखनऊ की मंडी में 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6,800 रुपए, गोंडा में 6,350 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 6,800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। उड़द लखनऊ की मंडी में 8,900 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 9,000 रुपए, गोंडा में 10,300 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना लखनऊ की मंडी में 9,400 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 10,700 रुपए, गोंडा में 10,300 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 9,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। गुड़ लखनऊ की मंडी में 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3,225 रुपए, गोंडा में 3,450 रुपए और शाहजहांपुर में 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। आलू लखनऊ की मंडी में 500 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 500 रुपए, गोंडा में 560 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर लखनऊ की मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 600 रुपए, गोंडा में 540 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,000 रुपए, गोंडा में 700 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैंगन लखनऊ की मंडी में 500 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 970 रुपए, गोंडा में 760 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी फसलों से बेहतर उत्पादन हो इसकी तकनीकी तो बताते ही रहते हैं। चाहे हमारी फसलें हों, बागवानी हो या सब्जी उत्पादन की बात हो, सारी तकनीकें आपको मिलती हैं। आपको अच्छा उत्पादन भी मिलता होगा इन जानकारियों से। लेकिन किसान भाइयों, बात आती है जब हमारा उत्पादन होता है और मंडी में एक साथ बहुत सारा उत्पाद आ जाते हैं तो बाजार भाव कम हो जाता है। और जब बाजार भाव कम हो तब क्या करें? और उस समय हमारे किसान भाई फल एवं सब्जियों का संरक्षण कर सकते हैं। जब बेहतर बाजार भाव हो तब उन संरक्षित उत्पादों को बिक्री कर सकते हैं। कैसे किया जाए, आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री OP श्रीवास्तव जी। आप प्रसार सेवा अधिकारी हैं उद्यान भवन लखनऊ में। आपका स्वागत है श्रीवास्तव जी सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम अगर बात करें संरक्षण की, किसान भाइयों के लिए बिल्कुल श्रीवास्तव जी नया विषय है कि अभी तक तो हम खेती करते थे, आज संरक्षण की बात हो रही है। तो क्या है संरक्षण, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि बहुतायत से जब फल और सब्जी पैदा हो जाती है, मंडी में आते हैं तो किसान उसका फल और सब्जी का रेट कम हो जाता है। यहाँ पे किसान भाई ये कर सकते हैं कि एक छोटी छोटी सी उद्योगशाला लगा करके अपने फल और सब्जी जो भी बाजार में वो ला रहे हैं उसका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना ले। जैम है, जेली है, अचार, मुरब्बा, चटनी हर घरों में प्रयोग होता है, बाजार में बहुतायत से बिकता है। तो वो जब फल और सब्जी बाजार में सस्ती हो रही है, इसका एक अपना रोजगार का भी अवसर मिल जाएगा और उनके प्रोडक्ट का अच्छा उचित मूल्य भी मिल जाएगा। और जब बाजार में सब्जी का दाम ठीक है, अपनी बाकी सब्जी बाजार में बेचे। एक तो ये कायदा। दूसरा, ऐसे कायदे भी है कि फल और सब्जी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अच्छा। ये एक ऐसी कमोडिटी है, ऐसा उत्पाद है कि बहुत जल्दी शीघ्र नष्ट हो जाता है और करीब करीब 20% फल और सब्जी खेत से आते आते और यहाँ पर मंडी तक और उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और अक्सर हम गांव में देखते हैं, गांव में महिलाएं अचार भी बनाती हैं। प्रतापगढ़ के क्षेत्र में जाते हैं, मुरब्बा घर घर बनता है। तो घर में तो होता है, इसको व्यवसाय के तौर पर करने की बात हो रही है। तो अगर ये करते हैं तो उनको फायदे घर में खाने के लिए तो कर रहे हैं, क्या फायदे मिल सकते हैं? और देखिए, मोटा सा एक फल और सब्जी का अगर कोई आप पदार्थ बना के बेचते हैं, करीब करीब 3 से 4 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। हाँ। किसान भाइयों को उसका बहुत अच्छा मूल्य मिल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो भी आदमी कृषक भाई है, हमारे किसान भाई, उनको अपना जो भी पैदा कर रहे हैं उसका उनको उचित मूल्य मिल जाए। यहीं पे एक चीज और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अब ये होता है क्या है कि किसान अपने फल और सब्जी को खेतों से तोड़ता है। तोड़ने के बाद फिर वो जमीन पे या दरी पे कहीं पे रखता है, दूसरे दिन
क्रेट में, या जैसे जो भी उसकी सुविधा अनुमान है उससे लेकर के वो बाजार में आता है और बाजार में बेचता है। बाजार में मंडी में सीधे बहुत किसान बेच पाते हैं, बहुत किसान नहीं बेच पाते हैं। अगर वो अपने उत्पाद को वहां पर तोड़ते हैं और रखते हैं तो उसके लिए कोई पैक हाउस का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, एक बढ़िया खेत पे अपने 9 बाई 6 मीटर का एक पैक हाउस बना ले, वहां पे पानी की व्यवस्था कर ले, सबमर्सिबल पंप लगा लें, क्रेट्स लगा लें जिसमें पैक करके, और अपने फल और सब्जी उत्पाद को वहां से तोड़ें, उसको धुलें, धुलने के बाद उसी क्रेट में रखें और बाजार में लेके आए। देखिए हमने जैसा अनुभव किया है, मैं थोड़ा किसान भाइयों से भी बताना चाहूंगा। जब हम बाजार में जाते हैं एक उपभोक्ता बनने की तरह से जब खरीदते हैं तो हम बड़ा छांट के सब चीजें खरीदते हैं, और जब हम बेचने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जो उपभोक्ता होगा वो सब एक तरफ से खरीद लेगा। अगर हम मान लिए छोटे काश्तकार है, किसान है, अपना उत्पाद बनाते हैं और उसको बाजार में बेचना चाहते हैं तो हमें ये कर लेना चाहिए कि जो हमारे अच्छा उत्पाद है, थोड़ा बड़ा है, साइज ठीक है, जिसके अच्छे मूल्य मिल सकते हैं, उसको थोड़ा सा छांट के अलग कर दें, थोड़ा सा मेहनत घर पे उनका श्रेणीकरण कर लें, उनका श्रेणीकरण कर लें, बिल्कुल ग्रेडिंग एक बात आ रही है कि हमारे किसान भाई चलिए संरक्षण करेंगे, और लेकिन शिक्षा की भी थोड़ा सा कमी है, लेकिन बाहर एक ये सोच है कि कंपनियां संरक्षित करती हैं, कंपनियां अपने उत्पाद निकालती हैं, तो किसान भाई कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो ग्रामीण स्तर पर बना सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता बाहर कंपनियों से भी होगी, तो गांव के स्तर पर क्या क्या बना सकते हैं? देखिए बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनसे तुलना तो हम अभी नहीं कर सकते, बहुत शुरुआत की स्टेज है, किसान भाई इसमें आएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर किसान भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या उनको कहीं से तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त होगा? जी बिल्कुल। हमारा विभाग 15 दिन का एक तकनीकी ज्ञान इसी काम के लिए देता है, और हर गांव में दे सकते हैं, हर जिले में दे सकते हैं। हमारे हर जिले में केंद्र स्थापित है, वहां से उनके किसान भाई स्वयं या ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख या जो भी इवन जो कॉलेज हैं, स्कूली संस्थाएं हैं, वो हमारे जिले से संपर्क करें। वो 15 दिन का क्लास उन्हीं ग्राम पंचायत पर प्रशिक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षण में कुछ खाली एक फॉर्म भरना पड़ता है, 20 रुपए प्रति उसकी फीस देनी पड़ती है, 15 रुपए का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वो 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना सफिशिएंट होता है कि ये किसान भाई छोटी सी जानकारी तकनीकी जान सकते हैं कि अपना एक छोटा सा उद्योग कैसे लगाए। तो प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं जिला स्तर पर? देखिए जनपदों में हमारे यहाँ विभाग के फल संरक्षण केंद्र हैं, वहाँ पे हमारे प्रभारी बैठते हैं, तकनीकी ज्ञान के लिए वही तकनीकी ज्ञान देते हैं जी। किसान भाई समूह में या विद्यालय के माध्यम से, ब्लॉक प्रमुख महोदय के माध्यम से, किसी भी के माध्यम से सीधे जाकर के वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जनपद में हमारे जिला उद्यान अधिकारी बैठते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मंडल में हमारे प्रधानाचार्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र बैठते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं जी। वहाँ नहीं कर सकते संपर्क, निदेशालय में संपर्क कर सकते हैं, हम यहाँ से उनको डायरेक्शन दे देंगे, वहाँ पे उनके गांव में इस माध्यम से उनके घर पे ट्रेनिंग हो जाएगी। कौन कौन से उत्पाद की ट्रेनिंग ले सकते हैं? हमने जैसा कि बताया, कौन कौन से उत्पाद हमारे किसान भाई बना सकते हैं? देखिए मुख्य रूप से फल और सब्जी की हम बात कर रहे हैं जी, तो उससे जैम बना सकते हैं, अच्छा जेली बना सकते हैं, मक्खन की जगह प्रयोग होता है, जैसे जैम ब्रेड पर लगा के खाने के लिए बहुत अच्छी उपयोगिता है इसकी। अचार हर घर में बनता है, सदियों से बनता चला है, हमारी दादी और सब लोग बनाती थी। खाली अंतर ये होता था कि उस समय जब बनाते थे तो 5 किलो आम के साथ उसकी जो कॉस्ट आती थी, जो मूल्य आता था, वो कहीं ज्यादा आता था। हम तकनीकी रूप से जब बनाते हैं तो मूल्य शायद उसका 1/4 आ जाता है। अच्छा। और अगर हमें बाजार में बैठना है या बाजार में हमें मार्केट भी करना है तो हमें ऐसा उत्पाद बनाना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी भी खराब ना हो, कम मूल्य पर हो, बन जाए और सुरक्षित रहे और अच्छा टेस्ट हो, जिससे कि दूसरे लोग खरीद सकें। तो हम पहले तो अपने जब क्षेत्र में बना रहे हैं तो पहले तो हम अपने गांव के आसपास के रिश्तेदार जिले में प्रयास करें। जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, ये सब प्रोडक्ट वो बना सकते हैं। और ये तो प्रशिक्षण के बाद होगा। आपने एक और विधि बताई कि एक तो संरक्षण कर सकते हैं, दूसरा उनकी जो भंडारण अवधि है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। देखिए वो कैसे बढ़ाएंगे? जैसे अब आजकल मटर बहुत आ रही है जी हाँ। अभी मटर इस समय सुबह खाइए तो मटर, शाम को खाइए मटर, टमाटर आएगा तो दिन भर मटर। एक सीजन ऐसा आएगा जब हम पाव भर मटर लाएंगे, पूरा परिवार खा लेंगे। एक पाव टमाटर लाएंगे, पूरा परिवार खा लेंगे। आज 2 किलो टमाटर रोज खर्चा हो जाता है जी बिल्कुल। अगर हम ये मटर को छील करके उसको प्रिजर्व करके और सीधा घरेलू उपचार, मटर को छील लिया, हल्का सा उसको उबाल, गर्म पानी में उबाल लिया, पॉलीथीन के पन्नी में पैक किया और फ्रिज में डाल दिया जी। जिस किसान भाई के घर फ्रिज है, अगर फ्रिज नहीं है, मान लीजिए फल और सब्जी के लाइव छोटा सा ईंट की दोहरी दीवार का एक 4 बाई 3 मीटर का, 4 मीटर ऐसे लंबा, 3 मीटर ऐसा दोहरी दीवार का
बना दिया कच्चा स्ट्रक्चर, बीच में भर दिया बालू, उसमें रख दिया पानी। आपका जो भी सब फल और सब्जी घर में है उठा के उसके अंदर रख दीजिए, ऊपर से एक छप्पर ऐसे डाल दीजिए। इतना ठंडा रहेगा कि वो फल और सब्जी आपकी 3-4 दिन अब बहुत आराम से फ्रिज वाला काम करेगी। ये गांव के लिए बहुत उपयोगी है। इसको हम लोग लो एनर्जी कूल चैम्बर बोलते हैं। और कुछ खर्चा नहीं है, खाली कुछ ईंटें लगने हैं, कुछ बालू लगनी है, दोहरी दीवार बनाइए, बीच में बालू भर दीजिए, बालू में पानी डाल दीजिए और बीच में जो जगह है उसमें डलिया में, क्रेट में, कैसे भी चाहिए आप अपनी सब्जी रख दीजिए। 3-4 दिन उसके बाद श्रीवास्तव जी आपने जानकारी तो दे दी कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किसान भाई बना सकते, लेकिन इस तकनीक को जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे, तो कहाँ पर इसका प्रदर्शन देख सकते हैं, सीख सकते हैं बनाना? ये तो जो हमने आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया, इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब हम करेंगे तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमारा 2 एस्पेक्ट होता है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम तो बताते पढ़ाते भी है, और पढ़ाने के साथ जितना प्रोडक्ट हमने आपको बताए, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, चटनी, ये सब हम वहीं पे बना के दिखाते भी हैं। और न केवल बना के दिखाते हैं, जितने काश्तकार या जितनी ट्रेनिंग प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनको टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी है, जैसे गाँव में पहुंच जाइए, चटनी अचार तो खाया है, लेकिन अब जैम आपने नाम ले लिया जैम, अब हो सकता है किसान भाई ये सोचे कि जैम क्या चीज होती है। तो जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो वहाँ पे जो कुछ बनता है वो उन्हीं किसान भाइयों को, महिलाओं बहन जितनी लोग होते हैं सबको उन्हीं में टेस्ट करा देते हैं, जिससे उनको पता हो कि कैसे बना था, क्या बना था, और ये कैसा टेस्ट है, हमारे कितना उपयोग है, गुणवत्ता भी पता लगे कि नया प्रोडक्ट है, तो उसमें से जो लेके बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और सबसे बड़ी, जैसा आपने बताया है, ये एक ऐसा विषय है कि हमारे किसान भाई फसलोत्पादन के साथ में जो खाली समय है, महिलाएं हमारी गाँव की उपयोग भी कर सकती हैं। इसके साथ एक और जिज्ञासा है कि अक्सर हम गांव में देखते हैं आम, केला, नींबू, इनको पकाने के लिए किसान भाई रसायन है बहुत नुकसान हैं, तो क्या इनको करना चाहिए, और अगर नहीं तो इनका विकल्प क्या है? देखिए किसान भाइयों, मैं बताऊं कि फल एक ऐसी चीज है, फल और सब्जी जो अपने नेचुरल हार्मोन, एसिटिलीन, इथिलीन हार्मोन होता है, उससे वो पकता है अपने आप। जल्दी पका के ले कि जो हम केला तोड़ लाते हैं, उसके बाद कार्बाइड लगा दिया, आम में कार्बाइड लगा दिया और उसको कर दिया, बहुत खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। दिनों दिन अब थोड़ा सा जागरूकता पैदा हो रही है, और इस दिशा में हम लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी। और अभी आप पिछले दिनों देख रहे होंगे, हम लोगों ने अभी 13-14 राइपनिंग चैम्बर लगवाए हैं पूरे प्रदेश में। उसका यह है कि छोटे छोटे कमरे हैं, बनवा दिए हैं, एसी के रूम्स हैं, उसमें एसिटिलीन डालते हैं। आज के दिन हमने केला उसमें डाल दिया, तो 3-4 दिन केला उसमें रखा रहेगा, चौथे या 5वें दिन उसको केला बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल पका हुआ केला रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और कहीं स्वास्थ्य के लिए कहीं भी हानिकारक नहीं है। तो ये तो इसी तरह हम आम पका सकते हैं, पपीता पका सकते हैं। तो कार्बाइड का तो प्रयोग हमको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसकी एक मोटी पहचान और बता दूं कि आप बाजार में खरीदें तो कार्बाइड अक्सर नवरात्र के दिनों में खूब ढेर आ जाते हैं। पिछले अब देखिए बाजार में तो थोड़ा सा कार्बाइड और इसके एसिटिलीन दोनों तरह केला बाजार में उपलब्ध थे। जब कार्बाइड का केला होगा तो वो हमेशा ऊपर देखिएगा, डंठल जहाँ से केला शुरू होता है, डंठल और जहाँ पे बहुत काला काला सा होगा, और केला पूरा सा पका नहीं होगा। जहाँ पे कार्बाइड का सीधा टच में आएगा वहाँ ज़्यादा पीला होगा, बाकी हरा बना रहेगा, वो एक मिठास नहीं होगी। और अगर आप राइपनिंग चैम्बर का केला होगा, कार्बाइड से नहीं पका होगा, तो एक बराबर से होगा, डंठल कहीं पे भी काला नहीं होगा। बड़ी मुख्य पहचान है। इसी तरह से अगर आम लेंगे तो जहाँ पे उसकी टोपी है, जहाँ से जो निकलता है उसका सीप, वहाँ पे सबसे पहले काला होना शुरू होगा। अगर ऐसा स्थिति है तो समझिए कार्बाइड से पका हुआ केला है। हाँ, तो श्रीवास्तव जी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही हैं कि फल एवं सब्जियों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई, और कैसे उससे और अधिक आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं, खाली समय का उपयोग भी कर सकते हैं। आपने जानकारियां प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए जानकारियां तो आपने प्राप्त की हैं, अब आवश्यकता है कि इन जानकारियों को प्रयोग में लाइए, और जानकारियों को प्रयोग में लाने के लिए आपको सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जिस विषय यानी कि जिस सब्जी का या फल का आप परिरक्षण करना चाहते हैं, इसके लिए बताया ही है श्रीवास्तव जी ने कि आप जनपद स्तरीय अधिकारियों से संपर्क करके प्रशिक्षण प्राप्त करके फल एवं सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं, जिससे आपको और अधिक आमदनी मिल सकती है। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार।
मौसम में पिछले दिनों ठंड के साथ ही घने कोहरे ने लोगों को खासा परेशान किया। दिन में हल्की धूप तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद शाम होते ही ठंड का असर फिर बढ़ गया। आने वाले दिनों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं। साथ ही सप्ताह के अंत में बूंदाबांदी के भी आसार हैं, जिससे गलन का असर और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में संभावना है कि अधिकतम औसत तापमान लगभग 21 से 22 डिग्री रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।